नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, मैं आज आपको तीनों जो प्राइमरी खाद है हमारे, जो हम पहले इस्तेमाल करते हैं, हमारे किसान साथी भर-भर कर इस्तेमाल करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला खाद है उसके बारे में बताऊँगा मैं। और कौन से खाद को हमें हमारे गेहूँ की फसल में कब इस्तेमाल करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, ताकि दोस्तों वो हमें अच्छा फ़ायदा दे सके। तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला खाद है उसके बारे में मैं बता दूँ आपको कि साथियों, जो हमारे किसान साथी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जिस खाद को देते हैं वो है डीएपी। साथियों, डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट, जो कि हमारे किसान साथी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, उसका इस्तेमाल करने का मैं तरीका बता दूं आपको, और उसमें सबसे पहले ये बता दूं आपको कि मैं डीएपी में होता क्या है। तो साथियों, हमारे डीएपी में है 18% नाइट्रोजन, जो कि आप सब जानते हैं, और 46% मित्रों है उसमें फास्फोरस। तो साथियों, जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बहुत सारे किसान साथियों को उसका तरीका इस्तेमाल करने का कम ही पता होता है। दोस्तों, हमें डीएपी का रिज़ल्ट तभी मिलेगा जब हम उसको तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मान ली जाए, हम डीएपी को पहली सिंचाई लगाते हैं हमारे किसान साथी, उसमें यूरिया में मिलाकर इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। डीएपी को दोस्तों हमें हमेशा जड़ क्षेत्र में ही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी जाकर हमें डीएपी का फ़ायदा मिलता है। साथियों, डीएपी को हमेशा हमें बुआई के समय इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम हमारे गेहूँ की बुआई करते हैं उस टाइम पे हमें डीएपी को गेहूँ में मिलाकर बुआई करना चाहिए, तब जाके साथियों हमें डीएपी का फ़ायदा मिलता है। और एक और चीज़ है, जब डीएपी में जो 18% नाइट्रोजन की मात्रा है वो शुरुआती पल में, हमारी फसल जब बिल्कुल पौधा हमारा गेहूँ का बिल्कुल छोटा होता है, उस टाइम पे डीएपी में जो नाइट्रोजन है उसका लाभ हमारे गेहूँ की फसल को मिलता है, तब तक जब तक कि हम हमारे गेहूँ में पहली सिंचाई लगाते हैं। और दोस्तों, अब मैं बता दूं कि हमें डीएपी कितना इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, ज़्यादा डीएपी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डीएपी इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हमारा थोड़ा-सा पैसे की बर्बादी है। जितनी मात्रा हमें चाहिए, तो साथियों, जैसे मैंने आपको मेरे हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं 1 एकड़ में, प्रति एकड़ मेरी कोशिश ये रहती है कि सिर्फ़ 1 बैग डीएपी से ज़्यादा इस्तेमाल ना करूँ, और दोस्तों मैं करता भी नहीं हूँ। साथियों, और उसको हमें बुआई के समय यदि हम देते हैं, जिस टाइम बोते हैं, तो उस टाइम पे हमें डीएपी का ज़्यादा लाभ मिलता है। तो साथियों, हमें डीएपी इस प्रकार से डालना चाहिए। जो किसान मित्र मेरे डीएपी को ऊपर से डालते हैं वो बंद करें, सिर्फ बुआई के समय डीएपी इस्तेमाल करें, उसके बाद नहीं करें। उसके बाद क्या इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता दूंगा। अब मैं बता दूं साथियों आपको, जो हमारा दूसरा खाद है, जो हमारे किसान मित्र जिसको डालते हैं और प्राथमिकता देते हैं, यानी कि अमूमन सभी किसान मित्र डालते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 या 2, सभी किसान मित्र डालते हैं और डालना भी चाहिए। साथियों, वो है जो दूसरे नंबर पे हमने रखा है, वो है एसएसपी, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। अब सिंगल सुपर फास्फेट डालने का तरीका बता दूं आपको, और उसको हमें हमारी ज़मीन में कितना डालना चाहिए ये भी बता दूं। इससे ज़्यादा या कम नहीं डालना चाहिए। तो साथियों, सिंगल सुपर फास्फेट में एक तो फास्फोरस की मात्रा होती है, दूसरा होता है सल्फर, और तीसरा एक और तत्व होता है, कम मात्रा में होता है लेकिन कैल्शियम भी होता है। तो साथियों, हमें 3 पोषक तत्व उससे मिल जाते हैं। अब उसको हमारे किसान साथी अधिकतर कई क्षेत्रों में रखोड़ा खाद के नाम से जानते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में आता है और दानेदार फॉर्म में भी आता है, सिंगल सुपर फास्फेट। अब मैं दोनों का तरीका बता दूं आपको कि हमें उसको इस्तेमाल करना कितना है, क्योंकि डीएपी एक कट्टे से हमारा काम चल जाता है, लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा कम है, तो इसलिए हमें जो है उसको थोड़ी उसकी मात्रा बढ़ाना पड़ेगी। यानी कि जहां हम प्रति एकड़ 1 बोरी डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पर हमें सिंगल सुपर फास्फेट के 3 बैग इस्तेमाल करना पड़ेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से। तो साथियों, जो रखोड़ा खाद है उसको तो हम बुआई के समय डाल नहीं सकते, तो उसका डालने का तरीका है जैसे हम पलेवा करते हैं। आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे तो समझ ही जाएंगे। आप जिस टाइम पे हम पलेवा करते हैं उस टाइम पे या तो आप पलेवे के पहले उसको खेत में भुरक सकते हैं, या पलेवे के बाद में भी आप खेत में भुरक सकते हैं और बक्खर चला सकते हैं, तो मिल जाएगा। तो साथियों, और जैसे दानेदार सिंगल सुपर फास्फेट आता है, उसको हमारे किसान मित्र बुआई के समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोशिश ये करें कि उसको पलेवे के पहले ही हमारे खेत में डालें, छिड़क कर उसको इस्तेमाल करें। तो साथियों, फ़ायदा अच्छा मिलता है, क्योंकि फास्फोरस शुरुआत में से लेकर के और जब तक हमारे गेहूँ की फसल पकती है, तब तक फास्फोरस की जो मात्रा है उसकी आवश्यकता हमारे गेहूँ की फसल को पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि इन खादों को किसान मित्र डालेंगे तो उत्पादन आएगा, वरना उत्पादन गिरेगा, क्योंकि इन चीज़ों की आवश्यकता लंबे समय तक पड़ती रहती है। तो हमें इस प्रकार से डालना चाहिए, यानी डीएपी 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से, और सिंगल सुपर फास्फेट 3 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे अधिकतर किसान मित्र जो जानते समझते हैं वो करते भी हैं, लेकिन कुछ किसान मित्र मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछते रहते हैं। तो साथियों, मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो के माध्यम से मेरे किसान साथियों को बता देता हूँ। अब साथियों, तीसरे नंबर पे जो खाद आता है वो है यूरिया।
अब यूरिया का फंडा आप लोग समझ लीजिए कि यूरिया को हमें कभी भी एक बार में इस्तेमाल नहीं करना है हमारे गेहूँ की फसल में। साथियों, यूरिया को हमें टुकड़ों-टुकड़ों में देना है और कितना कब देना है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो साथियों, हमें यूरिया में सिर्फ़ एक ही पोषक तत्व होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। और यूरिया हमारे गेहूँ की फसल में जो ग्रीननेस आती है, यानी कि जो एकदम से आपको लस ग्रीन हरा दिखता है, वो यूरिया का ही कमाल रहता है। और यूरिया में सिर्फ़ 46% नाइट्रोजन होता है, तो पौधे की बढ़वार में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उसकी। और क्लोरोफिल की मात्रा बनती है, उससे जो सूर्य की रोशनी आती है, धूप आती है, उसको भी सही से हमारी पत्तियाँ गेहूँ की एब्ज़ॉर्ब करती है। तो साथियों, अब मैं आपको यूरिया डालने का तरीका बता दूँ कि हमें यूरिया कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि चीज़ें वही बताता हूँ मैं जो मैं मेरी ज़मीन में इस्तेमाल करता हूँ और आपको वीडियो के माध्यम से बताता भी रहता हूँ। अभी भी जब मैं पहली सिंचाई लगाऊँगा उस टाइम पे डालूँगा, उस टाइम बता दूँगा। बाकी की डीएपी करके मैंने गेहूँ की बुआई कर दी है। लगभग ये गेहूँ की फसल है मेरी जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। साथियों, ये गेहूँ की फसल आप देख सकते हैं। इसमें सिंचाई लगाऊँगा, उस टाइम पे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँगा कि मैं कितना यूरिया डाल रहा हूँ और उसमें कोई-सी अगर दूसरी चीज़ डालूँगा तो वो भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँगा। तो साथियों, यूरिया हमें हमेशा 2 या 3 भाग करके देना चाहिए। यूरिया हमें एक बार डाल के हमें फ्री नहीं होना है, क्योंकि यूरिया एक तो जल्दी से पौधा ले लेता है और जल्दी ही उसका काम खत्म हो जाता है 2 से 3 दिन में। तो इसलिए हमें यूरिया की जो कुछ मात्रा है, वो यदि आप डीएपी मिला रहे हैं गेहूँ में तो फिर उसमें ऑलरेडी 18% नाइट्रोजन है, तो फिर आपको यूरिया मिलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो किसान मित्र डीएपी नहीं मिलाते हैं और दूसरा खाद जैसे सिंगल सुपर फास्फेट मिलाते हैं, तो फिर उसमें थोड़ा 20 किलो यूरिया डालकर बुआई कर दें तो अच्छा रहता है। तो साथियों, हमें एक भाग उसका बुआई के समय और दूसरा भाग जब हम पहली सिंचाई लगाते हैं उस टाइम पे देना चाहिए। तो साथियों, जैसे हम 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आपको 3 भाग में देना चाहिए, यानी कि उसका एक छोटा भाग बुआई के समय और दूसरा 60% के लगभग जो यूरिया है वो हमें पहले सिंचाई के समय, और उसके बाद में जो बचा हुआ यूरिया है हमारा वो लेना चाहिए हमें दूसरी सिंचाई के समय। साथियों, अगर आप यूरिया को इस प्रकार से 3 भाग में तोड़ कर देंगे तो आपके गेहूँ का उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसके बाद में फिर जो और बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व, दोस्तों आवश्यकता गेहूँ की फसल को उनकी भी पड़ती है, लेकिन कौन-सा पोषक तत्व कब डालना है ये सब आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो साथियों, आपको करना ये है कि बस सिर्फ़ सब्सक्राइब करके जुड़ना है और कुछ नहीं, आपको सिर्फ़ वीडियो देखना है मैं जब भी डालूँ, और आपको मैं मेरी गेहूँ की फसल दिखाता रहूँगा। और फिर लास्ट में जब हार्वेस्ट होगा तो उसका उत्पादन भी आपको, जो कि मैं हर बार दिखाता हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे किसान मित्र देखते भी हैं। लेकिन जो नए हैं, जो मेरा वीडियो जिनके पास पहली बार ही पहुँच रहा है, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो फटाक से वीडियो मिल जाए। तो दोस्तों, आपको फ़ायदा निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हम 3 से 4 महीने जो वीडियो देखेंगे और जिस प्रकार से फसल देखेंगे, यानी कि उसमें जो क्या-क्या कमी है, क्या-क्या कौन-सी चीज़ें हमें गबोट की अवस्था में डालना है, कौन-सी चीज़ें हमें जब दाना भराता है उस टाइम डालना है, तो ये मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। जिस टाइम पे मैं सिंचाई लगाऊँगा उस टाइम से लेकर के फिर उसके बाद से हम जब जितनी-जितनी चीज़ें डालेंगे वो सब आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो दोस्तों, आपको निश्चित रूप से ही फ़ायदा होगा आपकी गेहूँ की फसल में और आपका उत्पादन ज़रूर बढ़ेगा। तो साथियों, ये थी आज के वीडियो में एक छोटी-सी जानकारी। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, क्योंकि अब ये गेहूँ हमारे लगभग 13-14 दिन के हो चुके हैं। इसके बाद में हम जब इसमें सिंचाई लगाएँगे, और सिंचाई का एक और है साथियों, आप अपने गेहूँ में अपनी ज़मीन के हिसाब से सिंचाई लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 20 से 25 दिन में लगाना है। यदि आपके खेत में नमी कम है और नमी चली गई है, तो आप जल्दी भी सिंचाई लगा सकते हैं, ऐसा कोई रूल है नहीं। ये देखिए, अब मैं मेरे खेत की नमी दिखा दूँ। मैं इसलिए रुका हूँ 20 दिन 22 दिन में, मैं इसलिए पानी लगाता हूँ। अब आप देख सकते हैं, ये इसमें थोड़ी-सी नीचे ये नमी है, आपको ये नमी बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रही होगी। अब ये थोड़ी और नमी सूखेगी, यानी कि जिस प्रकार से हम ये लड्डू बनाते हैं, ये इस प्रकार से बखरने लगे, उस टाइम पे हम हमारे गेहूँ की फसल में पहली सिंचाई लगाएँगे। और दोस्तों, एक और चीज़ है, जब हमारे गेहूँ में जो क्राउन रूट होती है, जो निकलती है, वो ये यहाँ से ज़मीन से आधा इंच नीचे से एक गाँठ टाइप की निकलती है, उसमें से ही मित्रों कल्ले देते हैं। तो वो हमारे ज़मीन से, गेहूँ से थोड़ी ज़मीन से ऊपर आ जाए, उस टाइम पे यदि हम सिंचाई लगाते हैं, तो दोस्तों उससे हमारे गेहूँ कल्ले ज़्यादा करता है। बाकी की सब चीज़ें आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों, आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।